एपिसोड 34। अकबी रास्ता बंद करा दिया गया था और वैसे भी अकबी जंगल रिजर्व हो गया था। मैं सामने वाले हिस्से से घूमकर अकबी तरफ आया। खाई के गिर्द से चक्कर लगाते हुए और जंगल से कतराते हुए मैंने ऊपर का रुख किया। उस तरफ पथरीली चट्टानें थी, मगर ये खतरनाक नहीं थी। उनके दरमियान ऊपर जाने वाले रास्ते थे। मैं एक ऐसे रास्ते से ऊपर जाने लगा। ऊपरी ढलान का बेशतर जंगल मकामी आबादी की जरूरत का निशाना बनकर खत्म हो गया था और अब इस ढलान पर सब्जा था या झाड़ियां थी। मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ इर्द गिर्द के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहा था। मेरा इरादा था कि वादी की किसी बुलंद चोटी से वादी का जायजा लूं, मगर मैं खासी देर तक जब ऊपर ना पहुंच सका तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने चोटी तक फासले का अंदाजा गलत लगाया था। यह खासे फासले पर थी अब भी। दरअसल यहाँ पर ढलान खासी दूर तक फैली हुई थी, इसलिए मैं दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सका, मगर मैंने पेशकदमी जारी रखी। मुझे जिद हो गई थी कि मैं चोटी तक जरूर जाऊंगा। उसके लिए मैंने हसन अली की वार्निंग भी नज़रअंदाज करने का फैसला किया, जो उसने मुझे 12 बजे तक वापस आने के बारे में दी थी। सूरज बुलंद होते गर्मी में इजाफा हो गया। दरख्तों से आ रही नंगी जमीन और चट्टानें गर्म हो रही थी। अब मुझे प्यास लगने लगी। ये मेरी दूसरी गलती थी। मुझे हसन अली के मशवरे के मुताबिक पानी हमरा लाना चाहिए था। उस जगह मुझे दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। उसूलन तो मुझे वापस चले जाना चाहिए था, मगर मैंने पेशकदमी जारी रखी। अब यहाँ चट्टानें ज्यादा थी, सब्जा कम, इसलिए भी गर्मी ज्यादा थी। मुझे बाकायदा पसीना आने लगा। चोटी अब कुछ ही फासले पर थी, लिहाजा मैंने ये 2-4 हाथ लबे बाम रह जाने वाला फासला तय करने की हिम्मत कर ली। उस चोटी के बाद कोई दूसरी वादी नहीं थी, लेकिन एक मुख्तसर सी उतराई के बाद दोबारा ऊंची होती ढलान थी। ये तय दरते पहाड़ थे जिनके सिरे बर्फ पोश चोटियों से जाकर मिल रहे थे। प्यास की शिद्दत महसूस करके मैंने अपनी मुहिम जोई पर पछताना शुरू कर दिया। बस एक ही अच्छी बात थी, मैंने उस जगह से नीचे जंगल और वादी का शानदार नज़ारा देखा था। उस जगह से घर और बंगले इतने छोटे लग रहे थे जैसे खिलौने के हों। अचानक मैं चौंका। ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई कमज़ोर सा जानवर कर रहा हो। यहाँ इतनी खामोशी थी कि मैं सुई गिरने की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने चारों तरफ देखा। उस तरफ की ढलान मेरी नज़रों के सामने भी थी और वहाँ कोई नहीं था। मैंने अकबी उतराई की तरफ देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। मैं ताज्जुब में पड़ गया। आवाज़ ऐसी थी कि उसे किसी सूरत पत्थर गिरने या ऐसी किसी आवाज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती थी। आवाज़ किसी जानवर ने ही निकाली थी। खासी देर तक मैं उतराई का जायजा लेता रहा। कोई हरकत नजर आई और ना ही आवाज़ सुनाई दी। मैं पलटा ही था कि आवाज़ फिर आई। इस बार मैंने उसकी सिमत का भी अंदाज़ा लगा लिया। मैं उस झाड़ी की तरफ मोहतात कदमों से बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई जानवर ही होगा, मगर एक इंसान को गठरी बने देखकर मैं उछल पड़ा। वो मुख्तसर से जिसामत का आदमी था, जिसने मलंगों जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, जिन पर ना जाने क्या कुछ लगा था। मैंने उसे आहिस्ता से सीधा किया और एक बार फिर चौंका। वो लड़की थी। उसके सर के बाल भी एक कपड़े तले पोशीदा थे। उसके नक्कुश किसी कदर चीनी थे, लेकिन इसमें शुबा नहीं था कि तबाहाल और दरमांदा होने के बावजूद वो हसीन लग रही थी। मैंने उसे हिलाया तो उसके मुंह से करहनुमा आवाज़ निकली। मैंने अंदाज़ा लगा कि उसने कोई लफ्ज़ ही कहा था। क्या वो जख्मी थी? हाथ से गौर से देखने पर भी उसके लिबास पर मुझे कहीं खून या इस किस्म की कोई चीज़ नजर न आई। मैंने उसे आहिस्ता से हिलाया, मगर वो बेसुधी रही। उसके कपड़े जा बजा फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो झाड़ियों और पत्थरों में सफ़र करती रही थी। जब उसकी बेहोशी नहीं टूटी तो मजबूरन मैंने उसे उठाकर शाने पर लादा और ढलान से नीचे आने लगा। उसका वजन बेहद कम था, बल्कि मेरा अंदाजा था कि कपड़ों का खासा वजन भी शामिल था, वरना वो हल्की सी थी। उसे शाने पर लाद कर चलने में मुझे खास दुश्वारी पेश नहीं आई थी, मगर प्यास की शिद्दत ने अब मुझे ज्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया। इस वजह से मेरी रफ्तार बेहद कम थी। जंगल के पास से गुजरते हुए मैंने उसके दूसरे सिरे पर वाक़ई चश्मे के बारे में सोचा, मगर वहां तक जाना ही दुश्वार था। आसान काम यह था कि मैं उसे लेकर बंगले तक पहुंच जाता। अचानक कोई मेरे सामने आया तो मैंने खुद को बमुश्किल रोका। ये खान था। उसने मशकूक लहजे में कहा, ये कौन है? तुम्हारी बहन, हटो मेरे रास्ते से। मैंने झंझला कर कहा, मगर उसने अचानक ही मुझे धक्का दे दिया। मैं पुश्त के बल गिरता चला गया। बेख्तियार मेरी उंगली ट्रिगर पर जम गई। फिजा में शोले रक्स करने लगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शेर की धाड़ सुनी और कोई बेहद भारी जिस्म मेरे पास जमीन पर गिरा। मुझे खासी चोट आई, लेकिन अपने हवास बहाल रखते हुए मैंने टोट लगाई, वरना शेर मुझ पर ही आन पड़ता। 3-4 कलाबाजियां खाकर मैं सीधा हुआ तो शेर जानकनी की कैफियत में तड़प रहा था। इतने नजदीक से शायद एक गोली भी जाया नहीं हुई थी। पूरा 40 गोलियों का मैगजीन शेर के जिस्म में समा गया था। चंद लम्हों में वो हाथ पैर चलाकर साकित हो गया। पहली बार मैंने उसे गौर से देखा। खासा जसीम और वजनी दरिंदा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो मेरे ऊपर नहीं गिरा, वरना उसके वजन से मैं हड्डी पसली तोड़वा सकता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने गैर इरादी तौर पर उस आदमखोर शेर का खात्मा कर दिया था, जो मुबैना तौर पर 200 से ज़ायद इंसानों का शिकार कर चुका था।
میرے سامنے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے 4 افراد کی جان لی تھی۔ اچانک مجھے میجر شلاق نے چونکایا۔ یوسف، گن پھینک دو، تم میرے نشانے پر ہو۔ ٹرک کے ادکھلے دروازے سے میجر کا پسٹل چھانک رہا تھا۔ رائفل میگزین ویسے بھی خالی تھا اور میجر سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ شیر مار کر ان سب کی جان بچانے کے احسان کو فراموش کر چکا ہو اور میرے ذرا سے انکار کرنے پر مجھے گولی مار دے۔ اس لیے میں نے رائفل زمین پر گرا کر ہاتھ بلند کر لیا۔ اب پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میجر نیچے اترا، اس کے پیچھے جان گرے زنجیریں کھڑکھڑاتا نیچے اترا۔ ڈرائیور دوسری طرف سے اتر آیا۔ وہ سب شیر کا معائنہ کر رہے تھے۔ میجر بے حد خوش تھا۔ اس نے شیر کو 4-5 لاتیں رسید کر کے کوئی درجن بھر گالیاں دی، حالانکہ شیر ان سب سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میجر نے اس کے مرنے کا یقین کر کے ہمیں حکم دیا، اسے ٹرک پر لا دو۔ یہ سن کر سب کے دیوتا کوچ کر گئے۔ اتنے وزنی شیر کو اٹھا کر ٹرک پر بار کرنا بے حد دشوار کام تھا۔ یہ ناممکن ہے، اس کا وزن کسی بھی طرح 300 کلو سے کم نہیں ہے، اسے 9-10 آدمی بھی بمشکل اٹھا پائیں گے۔ میں بوکھلا کر بولا، بھاگو مت، کسی بھی طرح اس کو اٹھاؤ۔ میجر نے غرا کر کہا۔ سب سے زیادہ خراب حالت جان کی تھی۔ اسے شیر سے ویسے ہی خوف آ رہا تھا۔ اسے اٹھانا الگ رہا، مگر میجر کی دھمکیوں نے ہمیں اس بارے گرہ کو اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ڈرائیور نے کیبن سے رسی نکالی، ہم نے شیر کے ہاتھ پر اس سے باندھے اور اس کو کھینچ کر ٹرک کے عقبی حصے کی طرف لانے لگے۔ اس کام نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ شیر اندازے سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ بمشکل تمام اسے کھینچ کھانچ کر ٹرک کے عقبی حصے تک لائے۔ زیادہ زور مجھے اور ڈرائیور کو لگانا پڑ رہا تھا۔ جان گرے برائے نامی زور لگا رہا تھا، اس میں ویسے بھی جان نہیں تھی۔ میں نے اپنی ناہموار سانسوں پر قابو پاتے ہوئے میجر سے کہا، اسے اوپر تک لے جانا ناممکن ہے۔ وہ شفقانہ انداز میں مسکرا دیا، تم تینوں اس ناممکن کو ممکن بناؤ گے، ورنہ میں تم تینوں کو گولی مار دوں گا۔ پر سر، میرا قصور؟ ڈرائیور نے جلدی سے کہا، تم حکم عدولی کرو گے اور اس کی سزا موت ہے۔ لیکن سر، یہ ناممکن ہے، اتنے وزنی شیر کو 3 آدمی 5 فٹ اونچے ٹرک میں نہیں چڑھا سکتے۔ میں نے اس بدبخت میجر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پسٹل لہرایا، اگر اگلے 10 منٹ میں شیر ٹرک پر نہیں چڑھا تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے اور پھر ان دونوں کی باری آئے گی۔ ڈرائیور نے باقاعدہ لرزنا شروع کر دیا۔ میجر کے لہجے نے بتایا کہ وہ واقعی 10 منٹ بعد مجھے شوٹ کر دے گا۔ میں نے شیر کا جائزہ لیا اور اس کی کمر کے گرد رسی باندھنے کا فیصلہ کیا تاکہ شیر اس سے نکل نہ جائے۔ اسے بمشکل گھما پھرا کر رسی اس کی کمر کے گرد باندھی گئی۔ حیرت انگیز طور پر اتنی گولیاں کھانے کے بعد بھی اس کے جسم سے زیادہ خون نہیں نکلا تھا۔ اگر اس کے جسم سے 10-12 سیر خون ہی نکل جاتا تو وہ خاصا ہلکا ہو سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، میں اوپر جا کر کھینچتا ہوں، تم نیچے سے زور لگاؤ، واقعی زور لگانا، ورنہ میرے بعد یہ پاگل میجر تم دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے، جان گرے نے فریاد کی۔ یہ بات اسے میجر کو سمجھاؤ جا کر۔ میں نے اشارہ کیا اور ٹرک پر چڑھ گیا۔ ایک موزوں جگہ میں نے رسی باندھی، پھر اسے ایک کنڈے سے گزارا۔ اس قسم کے فولادی کنڈے چھت پر کینوس باندھنے کے لیے لگے تھے۔ پتہ نہیں یہ شیر کا بوجھ سہار سکتے تھے یا نہیں۔ پھر میں نے رسی 2 کنڈوں سے گزاری۔ اب میری پوزیشن ایسی تھی کہ میرے دونوں گھٹنے لکڑی کی بینچوں تلے پھنسے تھے کہ شیر کا وزن مجھے اوپر نہ کھینچ سکے۔ میں نے چلا کر جان اور ڈرائیور کو شیر اوپر کرنے کو کہا اور رسی کھینچی، مگر رسی ذرا بھی نہ ہلی، یعنی شیر زمین سے بالکل نہیں اٹھا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، زور لگاؤ گدھے کے بچوں۔ عقب سے میجر بھی انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ جوابی کارروائی کے طور پر جان گرے اسے فارسی میں ان حالات کے لیے مخصوص الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر فارسی اتنی میٹھی زبان ہے کہ گالیاں بھی آشار لگ رہی تھیں۔ اس بار میں نے پوری قوت صرف کر دی اور چلا کر میجر سے کہا، تم بھی زور لگاؤ، شیر ان سے نہیں اٹھے گا۔ بادل ناخواستہ میجر شلاق حرکت میں آیا۔ اس نے پسٹل اپنی جیب میں رکھا اور جان اور ڈرائیور کے ساتھ زور لگانے لگا۔ اس بار شیر زمین سے اٹھا تھا، ذرا سا۔ مجھے اپنے بازوؤں کی پوری قوت صرف کرنا پڑی تھی۔ شیر کے وزن سے مسلز آخری حد تک کھنچ گئے تھے۔ اس سے زیادہ زور میں نے شاید ہی زندگی میں کبھی لگایا ہو۔ شیر ذرا اوپر ہوا تو وہ تینوں اس کے نیچے آ گئے اور اس طرح میرے لیے ذرا آسانی ہوئی۔ پھر بھی شیر انچ انچ کر کے اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ کئی بار میری ہمت جواب دینے لگی کہ ابھی رسی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر نہ جانے کیسے میں اسے تھامے رہتا۔ ایک ناقابل بیان جدوجہد کے بعد میں اس شیر کو ٹرک کے اوپر کھینچنے میں کامیاب رہا، پھر فرش پر گر کر ہانپنے لگا۔ نیچے ان تینوں کی حالت مجھ سے زیادہ بری تھی۔ شاباش جوان۔ پہلی بار میجر نے مجھ سے نرم لہجے میں بات کی اور میں دل ہی دل میں اسے نواز کر رہ گیا۔ جان گرے گدھے کی طرح ہانپتا کانپتا اٹھا اور اس نے فارسی میں میجر کو بے نقط سنائی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ میجر خوشی سے مردہ شیر کا جائزہ لے رہا تھا۔ جان اور ڈرائیور شیر کے خون میں تربتر تھے۔ جب شیر اوپر آ رہا تھا تو کشش ثقل نے خون کو باہر نکلنے پر مجبور کیا اور وہ نہا گئے۔ خون نکل جانے سے شیر ہلکا ہوا تھا اور اس وجہ سے بھی اسے اوپر لانے میں کامیابی ہوئی تھی۔ میجر اوپر آیا اور ڈرائیور کو حکم دیا، ان دونوں کو ایک ہتھکڑی سے باندھ لو،
इनकी जंजीर बेंच की लकड़ी से गुजार दो। हुक्म देकर उसने किसी सिपाही की खुदकार राइफल हम पर तान ली। ड्राइवर ने हुक्म की तामील की और खुदकार अंदाज में बंद हो जाने वाली हथकड़ियां लगा दी। उसने उसकी दरमियानी जंजीर बेंच की लकड़ी से गुजार दी। अब मैं और जॉन उस जगह के कैदी थे। फिर ड्राइवर ने सिपाहियों की लाशें और उनका असलहा समेटकर ट्रक में डाला। चौथे सिपाही की लाश तलाश करने के लिए उसे खासी तगोदो करना पड़ी। शेर उसे खींचकर झाड़ियों तक ले गया था। उस बेचारे का सर इतनी बुरी तरह चबाया था कि वो तकरीबन गायब ही हो गया था। लाशें ट्रक के अकबी हिस्से में डाल दी गई और असलहा ड्राइवर ने कैबिन में डाल दिया। मेरा ख्याल था कि हमें इस तरह बांध देने के बाद मेजर भी कैबिन में चला जाएगा, मगर वो वहीं विराजमान रहा और ट्रक हरकत में आ गया। तुम इस शेर की लाश के लिए इतनी जहमत क्यों कर रहे हो? इसे वहीं पड़ा रहने देते। मैंने मेजर से कहा। इसलिए कि मैंने मारा है शेर को। मेजर ने पुरमुसरत लहजे में कहा। तो मैं भौचक्कर रह गया। तुमने मारा है? तो और किसने मारा है? इस शेर की हलाकत मेरे लिए एक फीते का बायस बन जाएगी। मुमकिन है मुझे कर्नल बना दिया जाए। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। जॉन की हालत अब तक खराब थी। वो बुरी तरह हाँप रहा था। पहले उसकी हालत देखकर मुझे खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं उसे दिल का दौरा ना पड़ जाए, मगर फिर उसकी हालत बेहतर होती चली गई। उसने सरगोशी में कहा, देखा इसका हरामीपन, शेर मारने का कारनामा भी अपने खाते में डाल लिया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम गोरों ने भी तो कुछ इसी किस्म के कारनामे अंजाम दिए हैं। बस बकवास शुरू हो गई तुम्हारी। सच सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता जॉन। सच बगाड़ने के बजाय कोई तरकीब सोचो। मेरा ख्याल है मौका अच्छा है। उसने दसदीदा नजरों से मेजर की तरफ देखा, जो चौकस अंदाज में हमारी निगरानी करा था। मेजर अपने साये पर भी एतबार करने वाला शख्स नहीं था। बेशक हम हथकड़ियों से जकड़े हुए थे, इस पर भी वो हमारी तरफ से मुतमईन था। ट्रक चलने से इतना शोर हो रहा था कि हम सरगोशियों में बात करते तो मेजर के लिए सुनना नामुमकिन था। अगर तुम संजीदा हो तो हम फरार की कोशिश कर सकते हैं। सच? पर कैसे? बस ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा, ऐसे बन जाओ जैसे थकन से निढाल और नींद से मरे जा रहे हो, ताकि ये मनहूस भी जरा सुकून से बैठ जाए। ये तो किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौंकिन्ना है। जॉन ने मुझसे इत्तेफाक किया और लकड़ी की बेंच पर लेट गया। मैं मजबूरन फर्श पर लेटा। मेरा ख्याल था कि अभी सफर में कई घंटे और लगते। जंगल का ये रास्ता अजहद दुश्वार था। ट्रक चींटी की रफ्तार से हिचकोले खाता आगे चल रहा था। मेजर हथकड़ियों से जकड़ देने के बावजूद हमारी तरफ से मुतमईन नहीं था, इसलिए ट्रक कैबिन में बैठने के बजाय यहाँ हमारे सरों पर मुसल्लत था। हमें आराम करते देखकर भी वो चौंकिन्ने अंदाज में बैठा रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका अंदाज नशिश ढीला पड़ने लगा। पहले उसने टेक लगाई, फिर टांगे फैला ली, आखिर में राइफल अपने पैरों के पास रख ली। ट्रक के हिचकोलों में उससे ज्यादा आराम मुमकिन नहीं था। मैं बेसुध पड़ा था, लेकिन दरहकीकत पूरी तरह मेजर की तरफ मुतवज्जो था। जॉन बेखबर नहीं था, मगर आंखें बंद किए पड़ा था। मैंने करवट लेने के बहाने जेब में हाथ डाला। मेरी उंगलियां चाबी से टकराईं। नहायत आहिस्तगी से बाजू को हरकत दिए बगैर मैंने चाबी जेब से निकाली और सीधे हाथ में बंधी हथकड़ी में दाखिल की तो चाबी ने पहले तो घूमने से इनकार कर दिया। मेरा दिल एक लम्हे को रुका। ऐसा तो नहीं था कि ये चाबी उस हथकड़ी की थी ही नहीं, मगर जरा जोर लगाने पर क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने मेजर की तरफ देखा। उस क्लिक की आवाज को उसने सुना था, मगर ट्रक के इंजन के शोर में आवाज उस तक गई नहीं थी। वो उसी अंदाज में बैठा रहा। मेरे और मेजर के दरमियान में उस वक्त शेर और उसके शिकार 4 सिपाहियों की लाशें पड़ी थी। अगर उठकर मैं उस तरफ झपटता तो इतना वक्त था उसके पास कि वो मुझे आराम से राइफल उठाकर शूट कर सकता था। उसका मजीद गाफिल होना जरूरी था। तकरीबन 15 मिनट बाद मेजर का सर आगे की तरफ झुकने लगा, गोया उसे भी थकन महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ हथकड़ी से निकाला। बेदहानी में वो ट्रक के धाती फर्श पर गिरी और खासी जोरदार आवाज पैदा हुई। मेजर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसने आवाज सुन ली थी। चंद लम्हे तक वो मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मैं बिल्कुल साकित रहा और दिल में दुआ करता रहा कि वो मेरी तरफ ना आए, वरना ऐन मुमकिन था कि वो मेरे हाथ आजाद देख लेता, पर वो आया नहीं। 1 मिनट बाद उसने सर वापस झुका लिया। ट्रक कभी तेज हो जाता और कभी सुस्त। जंगल इतना घना नहीं था, मगर उसके चलने के जाविये से लग रहा था कि ट्रक शायद बुलंदी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर दरख्त बेपनाह घने और ऊंचे थे। उनके पत्तों से पानी टपक रहा था। शायद कुछ देर पहले यहाँ बारिश हुई थी। ये जगह बरसाती जंगलों से मुशाबह लग रही थी। मैंने सुना था कि दुनिया के सबसे बड़े इस्तिवाई और बरसाती जंगलात दरिया अमेज़न के इलाके में पाए जाते थे। उसके बाद कॉन्गो बैन का नंबर आता था। ये जगह कॉन्गो से खासे फासले पर थी, मगर शायद यहाँ भी इस्तिवाई खित्ते का असर था। बस वो गर्मी नहीं थी जो इस्तिवाई खित्तों में महसूस होती है। फिजा में हफ्स था और सांस लेना भारी हो रहा था। अचानक जंगल की तरफ से करेहा चीख सुनाई दी। मेजर बेख्तियार चौंकन्ना हो गया। आवाज किसी जानवर की थी। उस एक आवाज के बाद जंगल ऐसी आवाजों से गूंज उठा। दरख्तों पर साए इधर उधर छलांगे लगा रहे थे। फिर धम से एक भारी भरकम वजूद ट्रक पर कूदा। मेजर ने उसे राइफल का बट घुमा के मारा और वो चीख कर चलते ट्रक से कूद गया।
हल्की रोशनी में मैंने देखा ये गोरीला था, खासा बड़ा और वजनी। उसके कूदने से ट्रक हिलकर रह गया था। ट्रक उस वक्त गोरीलों के मस्कन से गुजर रहा था। उसके शोर ने गोरीलों की नींद खराब की थी और वो गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। मेजर राइफल लिए बाहर झांक रहा था। अचानक कोई शय जन से आकर उसके शाने पर लगी और उसने चीख मारकर शाना पकड़ लिया। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता था। मैं उठकर उसकी तरफ लपका, मगर उसी लम्हे ट्रक धचके से रुका। मेरा तवाजुन बिगड़ा और मैं गिरने लगा। उसके साथ ही मेजर शलाक भी नीचे की तरफ आया। उसके पांव शेर से उलझे और वो पुश्त के बल एक सिपाही की लाश पर गिरा। मैंने उठने में वक्त ज़ाया करने के बजाय नीचे से जस्त लगाई और मेजर के ऊपर जा गिरा। पहले तो वो दंग रह गया मुझे देखकर। उसके ख्याल में किसी गोरिल्ले ने छलांग लगाई थी। मैं तो बंधा पड़ा था। उसकी हैरत से फायदा उठाकर मैंने उसके हाथ से राइफल छीनना चाही, मगर उसने गिरफ्त मजबूत रखी थी और दूसरे हाथ से मेरे मुंह पे मुक्का दे मारा। मगर इतने फासले से ये वार बेअसर था। मैंने ज्यादा मौसर वार किया और उसकी नाक पे सर मारा। उसके मुंह से किसी गोरीले की करिया आवाज निकली। दूसरे वार पर उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और तीसरे ने उसे अंटा गफील कर दिया। मैंने उठकर उसके हाथ से राइफल निकाली, उसके सर पर एक अदद ज़रब उसके दस्ते की रसीद की। इस बार वो सचमुच बेहोश हो गया था। उससे फारिग होकर मैं सीधा हुआ ही था कि अक़ीबी हिस्से तक आ जाने वाले ड्राइवर को मुसल्ला देखा। बरवक्त झुक जाने से गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। जवाबी कार्रवाई के तौर पर मैंने उसकी तरफ ब्रश चलाया, मगर वो भी नीचे होने की वजह से बच गया। मैंने उसे ललकारा, पिस्तौल फेंक दो वरना मेजर की तरह मारे जाओगे। उसने भी महसूस कर लिया था कि वो पिस्तौल से खुद का राइफल का मुकाबला नहीं कर सकता और असल में वो था ही बुज़दिल आदमी। पिस्तौल फेंक कर उसने हाथ बुलंद करने में आफियत समझी। वो सामने आया तो मैंने राइफल उसकी तरफ सीधी की। मुझे मत मारना, ऊपर आ जाओ और हाथ ऊपर ही रखना। इन दोनों को गोली मार दो। अकब से जॉन ग्रे की सर्द आवाज आई। मैंने कोई जवाब ना दिया। ड्राइवर ऊपर आ गया और मेरे हुक्म पर औंधे मुंह लेट गया, सर पर हाथ रखकर। मैं सोच रहा था कि मेजर और ड्राइवर का क्या किया जाए। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने शलाक के हाथ पैर हथकड़ी में इस तरह जकड़ दिए जैसे उसने मेरे बंधवाए थे। जॉन बेहद पुरजोश था। उसका बार बार कहना था कि मैं दोनों का काम तमाम कर दूं और फिर हम ट्रक लेकर फरार हो जाएं। मैंने झंझला कर कहा, फिर सारी उम्र जंगलों में भटकते रहेंगे हम। तुम जरा चुप करके बैठो और मुझे सुकून से सोचने दो। मुझे अपनी ही नहीं तुम्हारी जान भी बचानी है। मैंने ड्राइवर को डराने के लिए उसके सर पर मेजर के पिस्टल की नाल रख दी। तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्टल और उसकी फालतू मैगजीन्स के अलावा एक भरा हुआ रिवॉल्वर भी था। हम इस वक्त कहाँ हैं? इस वक्त हम मुल्क की जुनूब मगरबी सरहद के पास हैं। इससे कुछ फासले पर जनूबी अफ्रीका की सरहद शुरू हो जाती है। कितने मील के फासले पर? जॉन ये सुनकर बेताबी से पास चला आया। ट्रक के ड्राइविंग कंपार्टमेंट में एक तफसीली नक्शा मौजूद है, उसकी मदद से बता सकूंगा। मैंने जॉन की तरफ देखा तो वह बातड़े नाखास्ता जाकर कंपार्ट से नक्शा निकाल लाया। मैंने उसे ड्राइवर के सामने रखा। अब बताओ। वो मुझे बताने लगा कि किस रास्ते से गुजरकर सरहद तक जाया जा सकता था, जो इस जगह से कोई 20 मील के फासले पर थी। नक्शे में उस मुल्क की सरहदी फौजी चौकियों की भी निशानदेही की गई थी। मैंने फौरी फैसला किया, तुम हमें सरहद तक पहुंचाओगे और उसके बाद तुम ट्रक समेत किसी भी जगह जाने के लिए आज़ाद होगे। अपना फैसला 1 मिनट में सुना दो, इनकार की सूरत में। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और पिस्टल का घोड़ा चढ़ाकर उसे ड्राइवर के माथे से लगा दिया। वो लर्जने लगा और हस्बे तवक्को फौरन मान गया। मैं तैयार हूँ। गुड, अब उठो। मैं उसे ड्राइविंग कंपार्ट तक लाया। अगर अंदर को असलहा छुपा है तो अभी बता दो, वरना बाद में माफी नहीं मिलेगी। सीट के नीचे गन है, उसने मिनमिना कर कहा। जॉन अंदर से गन और मरने वाले सिपाहियों का असलहा उठा लाया। 2 राइफलों और पिस्टल और रिवॉल्वर के अलावा बाकी सारा असलहा वहीं फेंक दिया गया। जॉन ग्रे शेर और सिपाहियों की लाशें फेंकने पर इसरार कर रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इन लाशों को जंगल के जानवर खा जाते, जबकि उन्हें इनके प्यारों तक पहुंचना चाहिए था। जॉन को मैंने मेजर की निगरानी पर लगा दिया। बराह करम, इसे मरना नहीं चाहिए। मैंने जॉन को खबरदार किया। उसने शाने उचकाए। वो एक सैंडविच खा रहा था। उसे कंपार्ट से खाने पीने के सामान का थैला मिला था। भूख प्यास मुझे भी लग रही थी, मगर मैं अभी सब्र कर रहा था। अगर इसने कोई गलत हरकत ना की तो ये जिंदा रहेगा। जॉन अकबी सिंध चला गया। मैं ड्राइवर के साथ कंपार्ट आ गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया। देखो ड्राइवर, अगर ट्रक गलत सिंध में ले जाकर हमें फंसवाए ना तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे। मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, उसने यकीन दिलाया। ट्रक जरा चला और आगे जाकर 2 शाखे पर दाएं तरफ मुड़ गया। मैंने नक्शे में देखकर इत्मीनान किया कि उसने सही राह पकड़ी थी। जंगल और पहाड़ों के बीच ये रास्ता जनूबी अफ्रीका की सरहद तक जाता था। मैंने जॉन ग्रे से चंद सैंडविचेस और पानी की एक बोतल ले ली थी। थैले में बियर की भी एक बोतल थी। उसे देखकर जॉन की बातें खिल गई थीं। खासे अरसे से उसने शराब नहीं चखी थी। मुझे इत्मीनान था कि बियर से उसे इतना नशा नहीं होगा कि वो मेजर की तरफ से गाफिल हो जाए। मैंने खाया पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो हर हाल में रिस्क पहुंचा देता है।
ड्राइवर, जिसका नाम रैम्बो था, पूरे इनहमाक से इस मुश्किल तरीन रास्ते पर ट्रक चला रहा था। बिलाशुबा वो माहिर ड्राइवर था। मैं भी अच्छा ड्राइवर हूँ और हर किस्म के व्हीकल चलाने का तजुर्बा कर चुका हूँ, मगर उस रास्ते पर ट्रक काबू करना मेरे लिए शायद मुमकिन ना रहता। अचानक जॉन ने अकबी खिड़की बजाई। मैंने पूछा, क्या बात है? अकब से कुछ रोशनियां सी लहरा रही हैं, शायद कोई गाड़ी है। रैम्बो, इस रास्ते पर कौन आ सकता है? ड्राइवर परेशान हो गया। सर, मैं क्या कह सकता हूँ? आम लोग इस तरफ सफर नहीं करते, उनके पास गाड़ियां भी नहीं होती। इसका मतलब है कि ये कोई फौजी गाड़ी है। रैम्बो, रफ्तार तेज करो। हम पहले ही पूरी रफ्तार से चल रहे हैं जनाब, इस रास्ते पर इससे ज्यादा रफ्तार दिखाना मुमकिन नहीं है। तुम रफ्तार बढ़ाओ। जॉन, रोशनियों पर नजर रखो और अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि ये कौन सी गाड़ी है। मैं अंदाजा लगा चुका हूँ, इसकी हेडलाइट्स ऊंची हैं मगर ट्रक जितनी नहीं। ये कोई बड़ी जीप है और हमारे नजदीक आ रही है। वो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। मुकाबले के लिए तैयार रहो। मैं तैयार हूं, वो जोश से बोला। तुम रफ्तार बरकरार रखो और कुछ भी हो जाए ट्रक को नहीं रोकना। जी जनाब। मुकाबले का सुनकर रैम्बो की हवा खराब होने लगी। दरअसल वो कोई सिपाही नहीं, एक आम ट्रक ड्राइवर था। उसे लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था। अचानक अकब से राइफल का फायर हुआ और गोली सनसनाती हुई ट्रक के ऊपर से गुजर गई। मैंने अकबी खिड़की से देखा। जीप अभी भी खासी दूर थी। इसका मतलब था ये वार्निंग फायर किसी दूर मार राइफल से किया गया था। हमारी खुद का राइफलें महदूद रेंज रखती थी। सरहद कितनी दूर है? तकरीबन 5 मील। दरमियान में एक दरिया है, उसे पार करेंगे तो आप जनूबी अफ्रीका में होंगे। जॉन ग्रे तहम्मुल से जीप के नजदीक आने का इंतजार कर रहा था। अचानक फायर की आवाज आई। गोली टन की आवाज के साथ ट्रक की फौलादी बॉडी से टकराई। रैम्बो लरसती आवाज में बोला, वो ट्रक का टायर फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्र मत करो, अकब के टायर डबल हैं। एक ब्लास्ट हुआ भी तो दूसरे से काम चल सकता है। तुम बस अपनी सारी तवज्जो ड्राइविंग और रफ्तार पर रखो।